साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 7 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का पार्ट 3 रेशो से वस्त्र तक ये करने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हमने इससे पहले 6th क्लास में भी ये सब पढ़ा है, रेशो से जंतु से धागे तक जो हम लोगों ने पाठ पढ़ा है। और हमने कैसे कैसे हमें जो कपड़े हैं, जो धागे हैं, वो किस किस चीज़ से मिलते हैं, वह रेशे किस चीज़ से मिलते हैं, हमने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है। लेकिन ये हमारा 7th में भी चैप्टर है और अब हम इसको भी पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पता है कि अंत में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी लेके आते हैं वीडियो के साथ में, वो भी लिखित रूप में। तो आइए बिना समय व्यर्थ करें हम शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कक्षा 6 में आपने पादपों मतलब पौधे से प्राप्त होने वाले कुछ रेशो फाइबर के बारे में पढ़ा था। आपने ये भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आपको पता है कि जो रेशम होता है वो कीड़ों से प्राप्त होता है, जो ऊन होता है वो भेड़ बकरियों से प्राप्त होता है। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जानतव रेशे कहते हैं। देखिए, अब आपको यहाँ पे नई चीज पता लगी ना, 6th क्लास में हमने ये चीज नहीं पढ़ी थी। उनके रेशे फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून कोश से प्राप्त किए जाते हैं। मतलब रेशम का जो कीड़ा होता है उसके कोकून से प्राप्त किए जाते हैं, जो उसका खोल होता है जो कीड़े का, उससे प्राप्त किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिनसे साड़ियाँ बुनी जाती है? इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। जानतव रेशे क्या है? ऊन और रेशम है, मतलब जो जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं। पहला, ऊन। भेड़ बकरी याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। उन ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। आपने यहाँ पे चित्र देख लिया है, आप देखिए यहाँ पे 3.1 के घने बालों वाली भेड़। ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। ठीक है, जो ये रोएदार जो रेशे हैं, जो ये बाल हैं, इनसे उन्हें प्राप्त होती है। क्रियाकलाप 3। 1, अपने शरीर, बाहों और सिरों के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम? देखिए, यहाँ पे ये जो चीज़ है, जो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे पढ़ी कि यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि जो बाल होते हैं वह हवा को रोकते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि वहाँ पे हवा भर जाती है और जो ठंडी हवाएं हैं जिससे हमें तकलीफ होती है वो रोकते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग क्या कहते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, तो उससे क्या होता है। और दूसरी बात ये होती है कि जब आपने देखा होगा कि अ, आपने देखा है कि जब गर्मी होती है, ठीक है, मतलब हवा, आपको पता है, वायु जिसमें बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। ठीक है, वायु ऊष्मा की कुचालक है, हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको ये पता है कि जैसे अगर आप गर्म ठंड में आप बाल कम कटवाते हैं, हम लोग घर में बोलते हैं कि भाई ठंड में बाल मत कटवाओ, आपको ठंड लगेगी सर पे। और आपने देखा होगा कि जो लोग बाल कटवा लेते हैं सर के, उनको ठंड लगती है ठंडी के मौसम में। तो इसलिए हम लोग बालों का बहुत महत्व है हमारे शरीर के लिए। लेकिन कब? जब उसकी आवश्यकता अत्यधिक हो। ठीक है, कौन से बाल मुलायम है, कौन से मोटे, या इसमें आपको मिल जाएगा। हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। मतलब जो त्वचा पे होते हैं वो मुलायम है और दाढ़ी के हार्ड बाल है, जैसे हमारे होते हैं, ऐसी बकरी के। तंतु रूपी बाल उन कार्तिक ऊन बना ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तंतुरूपी मुलायम बालों जैसी विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की ये प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। मतलब इस प्रकार के पैदा करवाई जाती है जानबूझ के भेड़ें, जो
जिनमें अच्छे बाल हो, ठीक है, जिनसे अच्छा ऊन प्राप्त हो, इसे वर्णनात्मक प्रजनन कहते हैं। ऊन प्रदान करने वाले जंतु। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। 3.1 में सारणी है, आप उसमें देखेंगे। यद्यपि भेड़ों की ऊन एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है, ठीक है, ये याक है, ठीक है। याक भी बहुत बड़ा जानवर होता है और एक तरीके से गाय जैसा दिखता है और इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लामा और एल्पेका है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, जो जम्मू एवं कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती है, जिन्हें पश्मीना शॉलें कहते हैं। देखिए, अंगोरा बकरी और बकरी, इन बकरियों से कश्मीरी बकरी, जम्मू कश्मीर की जो बकरियां हैं, पहाड़ी बकरियां जो होती है, इनसे बनाई जाती है और इन्हीं से जो शॉल बनाई जाती है उनको पश्मीना शॉल कहते हैं। आपने सुना भी होगा, पश्मीना शॉल है। ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा, मैंने भी आपको बता, देखिए ये भी है ना, जो ऊंट है, इनके बालों को भी इस्तेमाल किया जाता है ऊन के रूप में। और लामा और एल्पेका जो दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, इनका भी। इन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। देखिए, वो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। आपको ये चित्र मतलब बनाने हैं या इकट्ठे करने, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये क्या है। अगर आपको बोलो भाई अंगोरा क्या है, तो आप बता सकेंगे एक बकरी है। और कहाँ पाई जाती है? पहाड़ों में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाए तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपनी क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊंट और याक जिस नाम से जाने जाते हैं, उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए। क्रियाकलाप 3.3 भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहां वह जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतु के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग कीजिए। रेशों से ऊन तक। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, आपको पता ही है। उनके उनके बालों को काटकर फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। आपने देखा होगा, गडरिये जो होते हैं, बहुत सारी भेड़ बकरियां इकट्ठी लेके जाते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास और पत्तियां पसंद करती है। भेड़ पालक मतलब पालने वाले, पालक खाने वाले नहीं है, पालक मतलब होता है पालने वाले। उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, बीज में से तेल निकाल लेने के बाद बचा जो पदार्थ होता है उसे खल कहते हैं, और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। ऊन पैदा करने के लिए वो करा जाता है, ठीक है। उत्पादन आपको मैंने उस दिन बताया था कि जो भी हम उगाई करते हैं, जिससे भी हम पैदा करते हैं कोई चीज़, मतलब कहते हैं ना दुग्ध उत्पादन, मतलब दूध इतना निकाला जाता है, पैदा किया जाता है उस क्षेत्र में, उसको उत्पादन कहते हैं। सारणी 3.1 में उनसे प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्ति होती है। जैसा कि पहले बताया गया है, इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है
जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों को घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। रेशों को ऊन में संसाधित करना। स्वेटर बुनना अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है, जिसमें निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। चरण 1, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। चित्र 3.8a। उन प्रक्रिया को ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बालों के काटने का। ठीक है। सारणी 3.1 में भेड़ की कुछ भारतीय नस्लें आप यहाँ पे देख सकते हैं। नस्ल का नाम है लोही। ऊन की गुणवत्ता, अच्छी गुणवत्ता का ऊन और कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, पंजाब। रामपुर बुशायार, भूरी ऊन होती है इनके, उत्तर प्रदेश और हिमाचल में पाई जाती है। नाली या नली जो नस्ल है, गलीचे की ऊन, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। जो गलीचा आपने देखा होगा ना, जो कालीन जो होता है हमारे, जो हम नीचे बिछाते हैं, उनके लिए जो ऊन यूज होता है वो है। बाखरवाल जो है वह ऊनी शॉलों के लिए प्रसिद्ध है और जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। नस्ल मारवाड़ी आपको नाम भी थोड़ा सा लग रहा होगा, गुजरात राजस्थान की है। मोटी रुक्ष ऊन है और ये गुजरात में पाई जाती है। पाटनवाड़ी तो आपको पता है, पाटन की तो साड़ी भी बड़ी मशहूर है, पाटन साड़ी, है ना। तो पाटन साड़ी गुजरात की है और पाटनवाड़ी होजरी के लिए यूज की जाती है। मतलब होजरी आपको पता है, जुराबे वगैरह के लिए जो ऊन यूज की जाती है, वो जो ऊन है वो पाटनवाड़ी होती है, नस्ल की बकरियों से ली जाती है और वह गुजरात में पाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे नई बार को काटने की प्रयोग की जाती है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के ना रहने पर भी जीवित रह सके। ठीक है। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता, जैसे कि आपको बाल कटाने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग जाते हैं जैसा आपके उग जाते हैं। चरण 2, त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी जो गंदगी होती है वह रेशों से ऊन परिवर्तित जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक चित्र है बहुत, अब आपको देख लेते हैं। भेड़ की ऊन को उतारना, ठीक है, और उसके बाद टंकियों में अभिमार्जन, मतलब उसको साफ करना, फिर मशीनों द्वारा अभिमार्जन, ठीक है, और अब है ऊन का धागा बनाया जाता है इस प्रकार से। ठीक है। तो भेड़ के उनके रेशों को संसाधित करने की विभिन्न चरण है। उनकी कटाई, अभिमार्जन, छटाई, बर के छटाई, रंगाई और रीलिंग। देखिए अब रीलिंग है ना, रोल कर दिया इसको, उनको इस प्रकार से। ठीक है। तो चरण 3, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोलिंग अथवा रेदारों बालों को कारखाना में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छाट या पृथक किया जाता है। और चरण 4 और चरण 5, अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है चरण 4 में, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छाट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। चरण 5, रेशों को विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफेद होती है। चरण 6, अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। चित्र 3.8d में आपने देखा है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे
रेशों को काट कर उन्हीं वस्त्रें बुनने में उपयोग किया जाता है। क्रियाकलाप 3.4। अपने सहपाठियों के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए कि क्या मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों का उतारना उचित है। तो ये आपको बातचीत करनी है। भूजो ये जानना चाहता है कि उत्सुक है कि सर्दियों में सूती कपड़े हमें उतना गर्म क्यों नहीं रख पाते जितना ऊनी स्वेटर रखता है। व्यवसायिक संकट। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविका उपार्जन मतलब उनके जिंदा रहने का एक काम है, एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है क्योंकि कभी कभी वे एंथ्राक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं जो एक घातक रक्त रोग का कारक है जिसे सोटर्स रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है, मतलब जानवरों से होने वाली बीमारियां। तो अगला जो है वो रेशम है और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा समझ में आया होगा। जो लोगों के पास किताबें नहीं है वो किताबों के वंचन के कारण ना रह जाए, इसलिए हमने यूट्यूब पे ये पहल शुरू कर रखी है और मैं चाहूँगा कि इस पहल में आप लोग जुड़े और दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और बिल्कुल भी पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाइए क्योंकि पर्यावरण बचेगा तभी हम बचेगा। जल है तो जीवन है, वायु है तो जीवन है। आपको पता ही है, हम पढ़ते हैं भगवान में कि पृथ्वी पर जल और वायु की वजह से ही यहाँ पे जीवन है और अगर हम यही दोनों चीज़ प्रदूषित कर देंगे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। फिर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, पानी और जो हमारे पास संसाधन है, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं या घर है, सड़कें हैं, वो किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो हमें पहले प्रकृति को बचाना है और धीरे धीरे फिर से हमें सही मार्ग पर आ जाना है। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।